नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टाइम्स ऑफ भारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत है। वक्त हो गया है दोपहर की नंबर 1 डिबेट यानी कि ब्रह्मास्त्र का। 20 जुलाई यानी वो तारीख जब देश की संसद के भीतर एक ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा जाने वाला है जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन साबित हो सकता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार मॉनसून सत्र में सिर्फ हंगामा नहीं होगा, बल्कि इस बार इतिहास लिखा जाएगा। सरकार एक के बाद एक 5 ऐसे विस्फोटक और ऐतिहासिक बिल लेकर आ रही है जो देश के सियासी समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह नहीं है, सबसे बड़ी खबर नंबर गेम, जिसने सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष की रीढ़ तोड़ दी। अंक गणित का एक ऐसा खेल जिसने मोदी 3.0 को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया और इंडी गठबंधन को बैकफुट पर धकेल दिया। आखिर सत्र शुरू होने से पहले ही कैसे पलट गया पूरा पासा? क्या है वो नया सियासी भूगोल जिसने विपक्ष की रातों की नींद उड़ा दी है? ब्रह्मास्त्र में आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर क्या चल रहा है, एक स्पेशल रिपोर्ट। अरे चंदा चोरी का मामला सबसे ऊपर होना चाहिए। भगवान राम के नाम पर उन्होंने वोट ले लिया, नोट भी ले लिया। हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 20 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मॉनसून सत्र देश की राजनीति, चुनाव प्रणाली और सत्ता के समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। एक तरफ सरकार अपने ऐतिहासिक और विस्फोटक विधेयकों को पास कराने के संकल्प के साथ तैयार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष हर बार की तरह सिर्फ हंगामे की स्क्रिप्ट लिख रहा है। लेकिन इस बार विपक्ष की सबसे बड़ी टेंशन कोई मुद्दा नहीं, बल्कि वो नंबर है जिसने उसकी कमर तोड़ कर रख दी है। इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। अप्रैल 2026 के बजट सत्र में जहां एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन था, वहीं महज 3 महीनों के भीतर ये आंकड़ा बढ़कर 319 तक पहुंच चुका है। तृणमूल कांग्रेस में मची भारी उथल पुथल के बाद उसके 28 में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थाम लिया है और वो लोकसभा में एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद भी पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के खेमे में आ चुके हैं। मोदी 3.0 की इस बढ़ती ताकत ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन की बेचैनी बढ़ा दी, जबकि शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद और कांग्रेस से नाराज चल रहे डीएमके के 22 सांसद भी इशू बेस्ड सपोर्ट के जरिए मोदी सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई दे सकते हैं। यानी जिस 2/3 बहुमत के आंकड़े से एनडीए अप्रैल में 54 वोट दूर था, अब वही दूरी घटकर महज 12 से 14 वोटों पर सिमट गई। खेल सिर्फ लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में पूरी तरह पलट चुका है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने और हालिया राज्यसभा चुनावों में मिली 19 सीटों की बंपर जीत के बाद 245 सीटों वाले सदन में एनडीए 151 के आंकड़े के साथ साधारण बहुमत के पार है और 2/3 के जादुई आंकड़े के महज 11 वोट दूर है। इसी मजबूत अंक गणित के दम पर मोदी सरकार इस मॉनसून सत्र में 5 ऐसे बड़े और ऐतिहासिक बिल लाने जा रही है। अगर सरकार के बिल पर नजर डालें तो मॉनसून सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, परिसीमन विधेयक, एक देश एक चुनाव संशोधन बिल, FCRA संशोधन विधेयक, दागी मंत्री मुख्यमंत्रियों के खिलाफ 130वां संविधान संशोधन बिल, ये तमाम बिल लाकर सरकार अपनी ताकत दिखा सकती है। महिला आरक्षण के नाम पे जो ये बेईमानी, ये कलंकित किया जा रहा है इतिहास को, डिलिमिटेशन लेके आएंगे, तो न कल इनके पास बहुमत था, न आज बहुमत है, न कल होगा। हम पुरजोर विरोध करेंगे। इन्हें जो उम्मीद है कि कुछ दल साथ देंगे, तो उन्हीं का तो मुख्य विरोध था, तो वो कैसे फंदा अपने गले में डाल लेंगे?
दूसरी ओर विपक्ष जो बेरोजगारी, महंगाई, कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और नीट पेपर लीक जैसे जलते मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रहा था, लेकिन अब उसकी अपनी ही गणित बिखर चुकी है। बागियों के दल बदल और इंडी गठबंधन में बढ़ती अंदरूनी तकरार के चलते विपक्ष के हमलों की धार समय से पहले ही कुंद पड़ गई। विपक्ष के पास मोदी 3.0 की इस अभेद्य घेरेबंदी का कोई ठोस जवाब नहीं। यही वजह है कि हताशा में डूबी कांग्रेस अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की धमकी दे रही है, जबकि खुद राजनाथ सिंह ने आज एक हाई लेवल पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी मीटिंग की, जिसमें राहुल गांधी और उनकी सहयोगी पार्टियों को सदन में बैकफुट पर धकेलने का एजेंडा फाइनल कर लिया गया। उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला वो आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। मॉनसून सत्र से पहले एनडीए की रणनीति साफ है। बंगाल चुनाव के बाद जो पासा फेंका गया उसमें विपक्ष पूरी तरह फंस चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोदी शाह के इस नए चक्रव्यूह से इंडी गठबंधन कैसे बाहर निकल पाता है। क्या सरकार के इन ऐतिहासिक बिलों को रोकने के लिए विपक्ष खुद को एकजुट कर पाएगा, या फिर संसद के इस मॉनसून सत्र में विपक्ष एक बार फिर पूरी तरह चित हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो इस मॉनसून सत्र के लिए बीजेपी या एनडीए कहें ने बड़ा प्लान बना रखा है, मेगा प्लान बना रखा है, और 5 तो ऐसे बिल हैं जिसकी वजह से अब विपक्ष अभी से परेशान है कि इसका करेंगे क्या, क्योंकि सारा गेम तो नंबर का होता है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर वहां नंबर में सरकार या गठबंधन की बात बन गई तो सारे कानून बन जाते। अब दिक्कत यह हो गई है कि पिछले 3 महीने में बीजेपी ने बहुत सारे नंबर्स जोड़ लिए, चाहे कैसे भी जोड़े हो, कहीं से भी आए हो। अब आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद टूट के गए वो बीजेपी में सीधे चले गए, ये तो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा हो गया। लेकिन टीएमसी वाले दूसरे रास्ते से आए, लेकिन फायदा तो बीजेपी को ही हुआ, यानी कि एनडीए को ही हुआ, यानी मोदी सरकार को ही हुआ। तो गणित जिसमें मोदी सरकार पिछड़ गई थी पिछली बार, उस गणित को ठीक कर लिया। अंतराल सिर्फ रह गया है 12 से 14 नंबर का, यानी कि 12 से 14 सांसदों। दूसरी तरफ राज्यसभा में बीजेपी बम बम है। तो इस बार जब लोकसभा और राज्यसभा में तमाम ऐसे बिल, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे महिला बिल हो, चाहे परिसीमन हो, ये सब बिल जब सरकार लेकर आएगी तो विपक्ष क्या करे। राहुल गांधी छुट्टी से लौटे हैं, लंबी छुट्टी पर चले गए थे, घूमने गए थे बाहर, तो लौटे हैं। अभी वो नंबर देख रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे कि भाई अब करना क्या है। लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है, ये तो दिखाई दे रहा है दूर से ही। कुछ चीजें दूर से दिखाई देती है ना, तो दूर से दिखाई दे रहा है कि विपक्ष बिखरा हुआ। विपक्ष कैसे लड़ेगा? विपक्ष अगर नहीं चाहता है कि ये तमाम बिल पास हो तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास नंबर कहां से आएंगे? क्या विपक्ष फिर से एकजुट हो पाएगा, या सत्ता पक्षबाजी मार जाएगी और ऐतिहासिक बिल इस बार संसद में पास हो जाए? अनिरुद्ध प्रताप सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, इंद्रजीत सिंह प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ हैं, विजय राठी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, महेश तापसे प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट से हमारे साथ हैं, विक्रम सिंह यूबीटी यानी कि उद्धव गुट से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यश जी, राहुल गांधी जी लौट कर आए हैं बाहर से, अभी छुट्टी से लौट कर आए हैं, तो नंबर देख रहे हैं कि कैसे इस बार जब सरकार मानसून सत्र में बिल तमाम लेकर आने वाली है तो उसमें क्या करना है, कैसे सरकार को जवाब देना है? विद्यानाथ जी, एक और आदमी अभी विदेश से लौट के आया है और उसके बारे में सिर्फ आप और मैं नहीं, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भी वो काम करने गया था, वो सब जानते नहीं, काम करने नहीं, नाच गाना करने गया अच्छा, तो पहले जो प्रधानमंत्री जाते थे, इससे पहले मनमोहन सिंह जी, उससे पहले तमाम जो प्रधानमंत्री, एक सेकंड रुक जाइए यश श्रीवास्तव, एक सेकंड, एक नहीं, मैं पहले आपको रोक रहा हूं। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि आपको आपके प्रधानमंत्री और उनके विदेश दौरे को लेकर यह माहौल बनाने के लिए मंच नहीं दिया गया है, समझ गए? आप लोग ये माहौल बनाते रहिए। हर प्रधानमंत्री विदेश दौरा करता है, सरकार चाहे किसी की भी हो। यश श्रीवास्तव, आपको सुन लीजिए, आपको अगर ये जो प्रधानमंत्री ने सिर्फ आपके और मेरे प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, और उनको आप प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं तो ये आपकी दिक्कत है।
इसीलिए कम से कम बाहर और विदेशी मामलों में आप लोगों पर जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग, आप लोगों को जो बोलते हैं कि भाई ये लोग, इन लोगों को कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ सत्ता की पड़ी है, कुर्सी की पड़ी है, वो इसीलिए बोलते हैं श्रीवास्तव। बात सुन लें। आप मुद्दे पर आइए, आपकी रिपोर्ट, आप मुद्दे पर आइए। रिपोर्ट आपकी एक तरफा बातें मैंने सुनी, आप मेरी कोई बात नहीं, आपको भी मैंने बुलाया हुआ है कि दूसरी तरफ की बात आप करें, आप कीजिए ना, बोलने दीजिए लेकिन ना, ये फिर इस आप तरह बीच की में बातें क्यों नहीं बोल चलेंगी रहे ना हैं? सर, बोलिए। बीच में क्यों बोल रहे हैं फिर आप? हाँ बोलिए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्या कमेंट्स किए आपको नहीं मालूम है? चलाऊं मैं वीडियो? पूरी दुनिया में क्या डंका बज रहा है आपको नहीं मालूम है? राहुल गांधी छुट्टी से लौट आई, नरेंद्र मोदी तो वर्किंग पे भी छुट्टी पे हैं। ये करने जाते हैं विदेश में, गले लगने, हाथ मिलाने, झप्पियां करने, खी करने, और लेके क्या आते हैं वहां से? विदेश से लौट के आते हैं और बाहर से ट्रंप कुछ बोल देता है और वो हार मान लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं। आप एनडीए की रणनीति की बात कर रहे हैं, बताइए कौन से ओटीटी पे आती है एनडीए की रणनीति? असली में तो चलती नहीं है। जाहिर है इनके ही दोस्तों की सड़े हुए ओटीटी पे आती होगी, सारा घटिया कंटेंट वहीं आता है। क्या इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान कोई नाटक है? आप जब ये बोलते हैं कि चाहिए भाई इसीलिए नंबर पूछ रहा हूं आपसे ये श्रीवास्तव, विद्यानाथ जी, अगर बोल सुन लीजिए ना मेरी बात, आपको जो पूछना सिर्फ भूमिका बनाने में इतना टाइम मत जाया कीजिए, बाकी मेहमान भी हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो आपने किया वही मैं भी कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आपको कि भाई मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनकी नुक्ताचीनी में आप लगे हुए। मैंने सवाल पूछा है कि राहुल जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है भाई 2 दिन के बाद। विद्यानाथ जी, आप राहुल जी की नुक्ताचीनी में लगे हुए हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैंने कहा मैं सवाल पूछना, अभी बात। बीजेपी पर जाऊंगा, बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा। विद्यानाथ जी, मेरी आपको बात अगर को सवाल धैर्य पूछना से सुनिए। नुक्ताचीनी लगता है तो सर मेरी कुछ नहीं बात हो को सकता है ना धैर्य इस से पार्टी का सुनिए। और ऐसे प्रवक्ताओं का। ब्यूरो की एक तरफा रिपोर्ट भी सुनी मैंने, आपको भी सुना अरे मैंने। दूसरे पक्ष को रखने के लिए ही तो आपको बुलाया है सर, इनवाइट किया है। मुझे बोलने दीजिए, मुझे एक सेकंड पर मत टोकिए। जब आप ये बात करते हैं कि चाहे बीजेपी ने कैसे भी नंबर इकट्ठे कर लिए, तब एक पत्रकार और इस देश के नागरिक होने के नाते आपको सवाल उठाना भी जरूरी है, और आप उठाएंगे, मुझे विश्वास है, उम्मीद है। लेकिन हमारा पूरा हक है कि जिस प्रधानमंत्री को इस देश के लोगों की जरा भी परवाह नहीं है, उसको हम सवाल उठाएं। जिस देश में एक मंत्री अपने डिपार्टमेंट से बाहर जाके रणनीतियां तय कर रहा है, आप लोग यही सवाल उठाएंगे, उधर वो गेम नंबर में पास हो जाएंगे और आप यही करते रहेंगे ना। मेरे सवाल का जवाब जो आज मैं आपसे पूछ रहा हूं ना ये श्रीवास्तव, इसी का जवाब आप लोगों को संसद में देना है। कोई नंबर गेम नहीं होने वाला है इस समय। अगर इस देश का नंबर गेम नहीं होने वाला है, डाले तो इनकी बेफिक्र, आप लोग बेफिक्रा रहिए। आप लोगों को तो पता है कि नंबर गेम होने ही नहीं वाला है, क्योंकि आप तो वहां पर भी जाकर चिल्लाएंगे। आप जो जैसे अभी मैंने आपको पैनल में वक्त दिया, सबसे पहले आपके पास गया हूं, क्योंकि आप इस देश की बोलने नहीं दे इतने सालों से सत्ता में रही हुई पार्टी और इतनी बड़ी पार्टी है। मैं सबसे पहले आपके पास गया कि आप कुछ अच्छा बोलेंगे, इस डिबेट की शुरुआत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ नुक्ताचीनी और इधर उधर में लग गए। राठी जी, सवाल तो है कि बीजेपी ने पिछले कुछ महीनों में वो नंबर जुटाने की पूरी कोशिश की है, या बीजेपी के पास वो नंबर चला गया है जिससे वो अब बहुत दूर नहीं है, 12 से 14 नंबर दूर है, जिसमें ये तमाम बिल वो पास करा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि विपक्ष की क्या तैयारी है, क्या विपक्ष एकजुट होगा? यश जी रुक जाइएगा, अब लौट कर आऊंगा। क्या विपक्ष एकजुट होगा? क्या नंबर गेम फिर से विपक्ष के साथ होंगे? अगर होंगे तो कैसे हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है विद्यानाथ जी, जो नंबर जुटाने की प्रोसीजर है या जो तरीका इन लोगों ने है कि पार्टी को तोड़ लिया, बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतने नंबर जुटा गए कि वो जो बिल है, और ऐसे बिल जो भारत के लिए, जनता के लिए, राज्यों के लिए बेकार हैं, जो इनका जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ते हो, उसको ये पास नहीं करा पाएंगे। अभी भी उनको और भी लोग चाहिए उस चीज के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लो साउथ इंडिया की हम लोग बात करें, जो इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी कुछ मुद्दों पे, जैसे डिलिमिटेशन बिल है, उस पे वो एनडीए के साथ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इसलिए इस चीज को मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश नहीं करना चाहिए। मैं आज भी ये बोल रहा हूं कि जो बिल जनता के, भारत की जनता के खिलाफ हैं या राज्यों का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उनके अगेंस्ट है, वो एनडीए पास नहीं करा पाएगी। लेकिन सर मैं एक चीज जानना चाहता हूं राठी जी, कि अगर कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो सकता है, हो जाता है, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध कैसे हो सकता है? नहीं, आप ये देखिए कि इस संसद को बनाया ही गया है कानून बनाने के लिए, संशोधन के लिए बनाया गया है, संविधान संशोधन के लिए।
लोगों के काम को देखने के लिए, लोगों के हितों को देखने के लिए। तो वहां से अगर कोई चीज पास अगर हो जाती है और नंबर गेम में भी पास हो जाए तो फिर तो आप लोग हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे। आप लोग ये कहते रह जाएंगे महंगाई, आप लोग कहते रह जाएंगे पेट्रोल, आप लोग कहते रह जाएंगे बेरोजगारी, उधर सत्ता पक्ष अपना काम कर जाएगा, जो बिल उसको चाहिए वो लेकर आ जाएगा। नहीं, देखिए संख्या के हिसाब से अगर आपको ये है कि भारत में संख्या ही जुटानी है, आप एक चीज देखिए, जैसे डिलिमिटेशन बिल पे चर्चा होती थी तो साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वो ये बोलते थे कि पॉपुलेशन हमने कंट्रोल किया तो क्या हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसका सॉल्यूशन सरकार ने दे दिया। अब अगर नहीं, लेकिन सॉल्यूशन सरकार तो कुछ भी, महिला आरक्षण बिल पे क्या कहा था सरकार ने, अब उस पर भी पलट गए। मतलब वो पास हो गया, सब विपक्षी दलों ने उस पर सहमति दे दी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये तो विरोध कर रहे हैं। ये कहते कुछ है करते कुछ है, अब किसी को यकीन नहीं है। दूसरी चीजें, अगर इन्होंने नंबर जुटा भी लिया कर लिया तो जो दूसरे स्टेट जिनकी शिकायत है, कहां आपने उनकी बात रखी, उन्होंने आपने मानी नहीं। इसका मतलब आप तो डंडे के जोर पे आप इसको पास कराना चाहते हैं। अनिरुद्ध प्रताप उससे लेकिन देश के लिए नुकसान होगा। जवाब दीजिए। विद्या भाई, मुझे डंडे लगता के जोर पर पास कराना चाहते हैं तमाम बिल? क्या आप लोग नंबर गेम हासिल करके बिल को पास कराना चाहते हैं? क्या आप लोग असंवैधानिक तरीके से गैर कानूनी चीजों को संसद से पास करा ले जाएंगे? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने नंबर हासिल कर लिया है, 12-14 नंबर का फर्क है, वो तो मैनेजेबल है। विद्या भाई देखिए, आपकी डिबेट जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है और लोगों को समझ में आ गया, केवल डिबेट से ही पता चला कि आपने कांग्रेस को सबसे पहले मौका दिया। जिस विषय पर बोलना है उस विषय पर नहीं। यही लोग, ये कांग्रेस के लोग या इंडिया अलायंस के लोग, ये पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। 25 दिन का सेशन चलेगा, पर मिनट लाखों रुपया खर्चा होता है। आप कंस्ट्रक्टिव बातों पे आइए। कंस्ट्रक्टिव कौन सा ऐसा बिल है? सपा के प्रवक्ता कह रहे सारे बिल तो देश विरोधी हैं, ये है बेफिजूल बिल है। एक बिल का नाम बता दीजिए जो बेफिजूल बिल है। भाई अगर हिरासत में योग्यता का बिल है, आज के बाद 30 दिन तक अगर कोई व्यक्ति हिरासत में रहता है तो जाहिर बात मुख्यमंत्री बने रहने का या मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट स्टेट की उस पे हो जाता है। वो ये भी कह रहे हैं, अनिरुद्ध जी मैं आपको रोक रहा हूं, वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने महिला बिल को परिसीमन से जोड़कर उस बिल को जो ये लोग चाहते थे जैसे पास हो वैसे नहीं होने देना चाहते हैं। नहीं, सर्वसम्मति से आप लोग कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, एक चीज और विद्या भाई ये कह रहे हैं कि 2023 में जब ये बिल पास हुआ, एक चीज और आपने गलत बोली, आप बोल लेना, 2 सेकंड में ले लूं। एक चीज और आपने गलत बोली कि मैंने ये बता दिया सारे बिल देश के विरोधी हैं। ये कौन सी लाइन में बोला मैंने ये बोला जो भी बिल ऐसा होगा जो जनता का विरोधी होगा, ठीक है, आप बोलिएगा, आप नहीं करा पाएंगे, उस पर विपक्ष प्रतिरोध करेगा उस चीज का। वो पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा। 2023 में बिल आता, रिजर्वेशन बिल आता, बुराई है, लेकिन उस बिल का क्या, एक मिनट बोल लेने दीजिए मुझे, फिर बोलिएगा। मत बोला करिए टीवी पे, आप ही गलत मत बोलिए, एक बार बोल लेने दीजिए। क्या हमने बोला? राठी जी एक करके देखिए विद्या भाई, ऐसा होता है जब 2023 में बिल पास हुआ, विभिन्न रिजर्वेशन बिल पास हुआ, उसमें एक आर्टिकल था 334 से, जिसमें ये था कि 2000 डिलिमिटेशन के बाद में वो 2029 से लागू होगा। और डिलिमिटेशन कब होगा? जब 2027 की जनसंख्या हो जाएगी। और अगर सरकार आज ये कह रही है कि 2011 की जनसंख्या से हम लागू करना चाह रहे, तो उसमें दिक्कत क्या है? 2027 की जनसंख्या के पहले ही लागू करना चाह रहे, 2011 की जनसंख्या से। आप बताइए डिलिमिटेशन देश के लिए क्यों जरूरी नहीं है? कोई भी व्यक्ति अगर ये नेटवर्क देख रहा होगा तो आप 1971 में देश की पॉपुलेशन 50 करोड़ थी, आज देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है। और जब 2011 के सेंसस को ही ले लिया जाए तब 125 करोड़ है। तो 70 के हिसाब से 543 एमपी होने चाहिए। तो कम से कम एमपी के ऊपर जो सिटीजन अपनी बात करने का अधिकार तो रखते हैं, कम से कम वहां तक उनकी बात पहुंचे। तो आप वो भी चीजें आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं, गजब की बात है। उसके बाद कहते हैं कि नहीं, कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री हो वो कुर्सी पर केजरीवाल जैसा बेशरम, जैसे ये तो अंबेडकर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि केजरीवाल जैसा कोई बेशरम व्यक्ति। अरे लालू प्रसाद यादव भी छोड़ के चले गए थे, हेमंत सोरेन भी छोड़ के चले गए, तो उसमें नहीं। एफसीआरए बिल बताइए कि आपको अपना यूजर सर्टिफिकेट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पैसा कहीं से भी माल कहीं से भी इकट्ठा कर लो। अच्छा ठीक है, मुद्दे पर बस एक सवाल है मेरा आपसे। अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी लागू करने में क्या दिक्कत है? 2027 यूपी में लागू कर दीजिए, हम लोग साथ हैं। अभी क्या दिक्कत है? अरे भाई क्या सुनिए, सीट बढ़ा के ही महिलाओं को सीट देनी है क्या? जितनी सीट है उसी में दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? सुनिए, जितनी सीटें हैं अभी उसमें दे दीजिए, उसमें कुछ दिक्कत है क्या? क्यों भाग रहे हैं? या उनको कहोगे पहले तुम्हारे लिए 500 सीटें और बढ़ाएंगे फिर तुम्हें देंगे? तुम्हारी मनसा ही नहीं है देने की। और सुनो, एक बात आपने स्वीकार करी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया, आपके नेता तो अभी सड़कों पर बोल रहे थे कि पास ही नहीं होने दिया विपक्ष ने। ये तो आपने स्वीकार किया, अपने नेताओं को आगे दिखाओ। वो सब जगह अभी सांसदों के घर के बाहर महिलाएं जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी की जो वुमेन विंग है,
हमारे सांसदों के घर के बाहर खड़े होकर बोल रही थी कि आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया। आपको क्या दिक्कत आप कह रहे हैं पास हो गया, 2011 के हम भी यही बोल रहे हैं पास हो गया। ये है आपका दोहरा चरित्र, ये है आपका डुअल कैरेक्टर जो होता है, आप कहते कुछ और करते कुछ। एक सेकंड, दोनों लोग रुक जाइएगा, अब दोनों लोग रुक जाइएगा प्लीज, दोनों प्रवक्ता रुक जाइएगा। यही मुझे लग रहा है कि संसद में भी होने वाला है, जो इस वक्त आपको ब्रह्मास्त्र में दिखाई दे रहा है कि इधर से सवाल उधर से जवाब। लेकिन एक बड़ा काम हो गया है सरकार के हित में, वो ये हो गया है कि नंबर गेम में सरकार ने बहुत सारी चीजें जोड़ ली हैं अपने पक्ष में। विक्रम सिंह जी, आप लोगों के अंदर से आवाज आने लग गई है, क्या अंतर आत्मा ने आप लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि परिसीमन पर, महिला बिल पर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और जरूरत पड़ने पर सरकार का साथ देना चाहिए? नहीं झा साहब, देखिए प्रियंका चतुर्वेदी जी ने क्योंकि कहा, इसीलिए मैंने कोट किया कि अंतरात्मा से आप लोगों की आवाज आने लग गई। नहीं, परिसीमन का हमने समर्थन कहां किया है भाई? परिसीमन आप अगर करना है, पहले आप जनसंख्या ये कराइए, जनगणना कराइए, आप जो है उसके बाद इस चीज का आप कर सकते हो। आप वन नेशन वन इलेक्शन इसका बात कर रहे हो, तो ये सब देश में तानाशाही लाने का एक काम शुरू किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे, 5 साल तक नेता अपने घर में बैठेंगे, पब्लिक का इनको कोई रहेगा नहीं। अभी तो एक जगह चुनाव होता है तो दूसरे स्टेट में एक जगह खत्म होता है तो अगले थोड़े दिन बाद दूसरे कहीं पे चुनाव होता है, तो इनको डर रहता है कि वहां पे क्या जवाब देंगे। अब तो ये तो 5 साल तक मनमानी करेंगे, तो ये तो तानाशाही की एक नई शुरुआत है। और देश के ऊपर कितना इसके ऊपर खर्चा बढ़ेगा। अभी तो वही ईवीएम मशीन इधर से चुनाव खत्म होते हैं दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर पूरे देश के लिए ईवीएम मशीनें बनवानी पड़ेंगी, उनका रख रखाव का कितना खर्चा देश के ऊपर बढ़ेगा। तो ये तो मेरे किसी लिहाज से भी सही नहीं है, ये तो देश के ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको और अध्ययन करना चाहिए। देखिए विक्रम जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और अध्ययन करके अगर आज आप बैठे होते तो आप सही से समझ पाते और दर्शकों को भी समझा पाते और अपने सहयोगियों को भी समझा पाते। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ईवीएम की संख्या बढ़ जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि विधानसभा के लिए अलग ईवीएम लगेगा, फलाना के लिए। सर मैं बता दे रहा हूं आपको, मैं इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा अध्ययन करके आते तो इस पचड़े में आप नहीं पड़ते और मुझे जवाब नहीं देना पड़ता। इसमें ऑप्शन होगा सर, उसकी एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि मोदी को चुनने के लिए ए दबाओ और केजरीवाल को चुनने के लिए बी दबाओ। अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को चुनना चाहते हैं और विधानसभा के लिए किसी को चुनना चाहते हैं और लोकसभा के लिए किसी को चुनना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया। कैसे हो जाएगा? तो ये वैसे होगा जैसे अभी हो रहा है। अरे अभी आप जाते हैं एक ईवीएम में सारे ऑप्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, उसी में आपको ऑप्शन मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप कह रहे हैं कि भाई पूरे देश का चुनाव अगर एक साथ हो जाएगा तो खर्चा बढ़ जाएगा। भाई साहब, खर्चा बढ़ नहीं जाएगा, खर्चा घट जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या यही लॉजिक है आप लोगों के विरोध करने का? मैं अभी सवाल का जवाब देता हूं। चलिए वो मैथमेटिक्स से हट जाते हैं, गणित से हट जाते हैं। क्या आप लॉजिक आप लोगों का यही है कि हम विरोध करेंगे क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा? अरे बताओ ना आप, खर्चा तो देश में खर्चा बढ़ना अच्छी बात है क्या? और आप मुझे बताओ खर्चा। सर ये पूरा कैलकुलेशन है, आप उठाकर देख लीजिए कि 5 साल में हर साल चुनाव होते हैं, उसकी वजह से देश पर जो बोझ पड़ता है, जनता पर जो बोझ पड़ता है, उसकी बजाय अगर 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए तो बोझ कम होगा। अरे तो भाई आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, सबसे पहले ये काम करना चाहिए था। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई जनसंख्या से प्रॉब्लम है तो पहले इसके लिए कानून बनाना चाहिए था। किसने रोका? आप लोग प्रस्ताव क्यों नहीं महाराष्ट्र में लेकर आए? नहीं, हमने तो बल्कि इसके लिए आवाज उठाई थी कि जनसंख्या आवाज उठाने से थोड़ा ना होता, बोलने से थोड़ा ना होता। विक्रम जी, जो काम कानूनी तरीके से होगा वो तो उसके लिए तो आप लोगों को विधेयक लाना पड़ेगा ना, प्रस्ताव लाना पड़ेगा। इसमें कौन सा कानून आएगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दीजिए। आप लोग महाराष्ट्र में उठा सकते थे ना ये मुद्दा, आप लोग तो सत्ता में भी रहे, सरकार में भी रहे। महाराष्ट्र में क्यों उठाए? पूरे देश पे लागू करो ना। तो पहले शुरुआत महाराष्ट्र में तो कर सकते थे। दूसरे स्टेट वाले वहां जाके चले जाएंगे। जो काम हमारे घर से शुरू हो सकता है उसको हम घर से नहीं शुरू करेंगे, पूरे प्रदेश से शुरू करेंगे। बीजेपी जो ये ड्रामे करती है ना कि कहीं पे यूसीसी एक स्टेट में कर दिया फिर दूसरे में, ये सिर्फ लोगों को विक्रम जी बहकाया जा रहा है। आप सीधा से सवाल, अब चलिए अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। अब सीधा से सवाल कि क्या महिला परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर आप लोग अभी विचार ही कर रहे हैं कि किसके साथ जाना है? इंडी गठबंधन के साथ रहना है या सरकार को सपोर्ट करना है, या आप लोग ने तय कर लिया कि विरोध करना है सरकार का? इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, देश के हक में जो चीज होगी उसके साथ रहेंगे, हम देश के साथ रहेंगे।
अरे महिलाओं के लिए इतना प्यार था तो महिलाओं को दिया क्यों नहीं आरक्षण? अभी किसने रोक रखा था? नौकरियों में देते, कितनी नौकरियां दी इन्होंने महिलाओं को, बताएं जरा ये। अगर इनको इतना वो था तो दे देते आरक्षण, कौन रोक रहा था? पहले वो चीज करते। और ये अगर इसके लिए परिसीमन के लिए 2024 में मुद्दा बनाना चाहिए था। ये सांसद तोड़ तोड़ के अपना बहुमत वो बना रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? सांसद अगर इनको ऐसा कुछ था तो ये अपने मैनिफेस्टो में डालते। तोड़ लिया या टूट गए? ये करने वाले हैं। सांसद तोड़ लिया या कि टूट गए? नहीं, सांसद ये जैसे पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, चाहे सेंट्रल एजेंसियों के डर से या पैसे के लालच से या कोई डर दिखा करके। इंद्रजीत सिंह जी, कल को कोई दूसरा आएगा वो भी यही काम गजब करेंगे। बात है सर, आप लोगों की पार्टी के नेता और सांसद ऐसे हैं कि डर के भाग जा रहे हैं दूसरी पार्टी में और पार्टी छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट ही मत दिया कीजिए। जो इतना डरपोक है कि जिस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ेगा, जनता को कहेगा कि मैं समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर आया हूं, मुझे वोट अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नाम पर दो, और उस झंडे पर दो, उस निशान पर दो, और फिर बाद में कहेगा कि मुझे फूल वालों ने डरा दिया तो मैं डर गया तो मैं अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ दूंगा। अखिलेश जी को आज ही उनका साथ छोड़ देना चाहिए और उद्धव जी को आज ही आप ऐसे नेताओं का साथ छोड़ देना चाहिए, अगर इतने डरपोक नेता रखे हुए हैं तो हमारे उसमें मैं बात बता दूं, ये विधायक और सांसद डरपोक नहीं होते हैं। इंद्रजीत सिंह जी, तो पब्लिक से डरा धमका कर एक आरोप है कि आप लोग तोड़ दे रहे हैं, है ना, अपने गठबंधन में शामिल कर रहे हैं। बीजेपी में भी कुछ सांसद आगे, राज्यसभा के सांसद, लेकिन बहुत सारे सांसद तो ऐसे आए कि दूसरे रास्ते से आए। कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार आप लोगों की प्लानिंग ये है कि चारों खाने चित विपक्ष को कर देना है। देखो, ऐसा है, कहने वाले को झांसा नहीं रोका जा सकता, और जब कोई अतिथि आता है तो उसका वेलकम करा जाता है। अगर कोई आदमी मोदी जी की नीतियों को लेकर वो प्रभावित है और वो आना चाहता है, क्या घर आए हुए को आप धक्का दे देंगे? ये विपक्ष का काम है, उंगली उठाना, इसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष में जो भी होता है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, उसका काम है कि कोई ना कोई बेचारा राजनीति कर रहा है, उसको पब्लिक के बीच में जाना है, तो किस मुंह से जाएगा? ये कहेगा कि हाँ मैंने मुद्दा उठाया, नहीं बात सुनी गई, नहीं मानी गई, पब्लिक के बीच में रहना है, तो ये काम उनको विपक्ष को करना चाहिए और वो कर रहे हैं। लेकिन घर आए मेहमान को कभी धक्के देकर भगाया नहीं जाता है, उसका वेलकम करा जाता है। अब इनको विपक्ष को समझना चाहिए, अगर कोई भी अगर सदन में बिल पास होगा तो वो धींगा दस्ती से, लाठी से तो नहीं होगा ना, संविधान से होगा ना, और सभी की मजबूरी और सबकी सहमति से होगा। तो इन बातों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ताकत नहीं होगी, सबकी सहमति नहीं होगी, तो कैसे कोई बिल पास हो जाएगा? बिल पास तभी होगा जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास समर्थन। आदमी पब्लिक से जीतकर विधायक या एमपी कैसे बनता है? पब्लिक के मैंडेट से बनता है ना, पब्लिक की इच्छा होती है। एक छोटे से वार्ड का पार्षद भी जब तक पब्लिक क्या उसकी सहमति नहीं होती, वो वार्ड का और पंचायत का अध्यक्ष नहीं बन पाता। ये तो लोकसभा और विधानसभा की बात। महेश जी, आ रहा हूं राठी साहब, एक मिनट, महेश जी के पास नहीं जा पाया हूं। महेश जी, अगर आप ही लोगों के सांसद, आप ही लोगों के विधायक, आप ही लोगों के राज्यसभा के सांसद अपनी अपनी पार्टियों में रहकर खुश नहीं हैं, उनको लग रहा है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिस पर हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, सिर्फ मोदी के नाम पर, सिर्फ बीजेपी के नाम पर मुद्दे का विरोध नहीं होना चाहिए, तो वो लोग तो जाएंगे ना, जैसा कि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, दिनों में देखा है कि लोग छोड़ छोड़कर गए हैं। तो आप बीजेपी को कोसते रहिए कि भाई हमारा छीन लिया, हमारा छीन लिया, लेकिन अपना घर तो आप लोग खुद ही नहीं संभाल पा रहे हैं। जब अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो संसद क्या संभालेंगे? देश की जनता के लिए जो वादा करके गए हैं उसको क्या संभालेंगे? विद्यानाथ जी, पहले तो मैं बताऊं कि जो लोग छोड़ के गए हैं, अभी हमारी एनसीपी एसपी स्थापन होने के बाद हमारे 8 सांसद चुन के आए हैं, और 8 सांसद सुप्रिया जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट में पवार साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। सुप्रिया जी का लेटेस्ट बयान डीलिमिटेशन को लेके ये है कि लेट द बिल कम इन फॉर्मेट, उसका जो भी आधिकारिक रूप है, जो भी बिल है, वो डॉक्यूमेंट पे आने दीजिए, और वो डॉक्यूमेंट को आने के बाद वी विल डिस्कस इट विद इन द पार्टी एंड विल आल्सो डिस्कस इट विद इन द एनडीए, विद इन द इंडिया अलायंस। दूसरी बात ये है कि ये बिल से अफेक्ट कौन हो रहा है? अभी मैं सबके ये बता रहा हूँ, ये बिल से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स की इफेक्ट हो रही है। महाराष्ट्र को इफेक्ट नहीं हो रहा या नॉर्थ के स्टेट्स इफेक्ट नहीं हो रही। तो लड़ाई वहां पे है कि साउथ सदर्न स्टेट्स है या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, वहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। तो सुप्रिया जी ने बोला कि 50% का लास्ट टाइम अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट बोला था, अगर उस प्रकार का बिल वो लेकर आते हैं तो वी विल थिंक एट इट पॉजिटिवली, और इंडिया अलायंस में भी बात होगी, एनसीपी के अंदर भी बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से
कल एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि हाँ बिल को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो बंगाल में हुआ उस प्रकार का आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। तो दिस थ्रेटनिंग बिजनेस वी आर नॉट इनटू। ये थ्रेटनिंग वाला जो काम है ये नहीं होना चाहिए। हमने खुली मांग देश के गृह मंत्री से की कि आप सबको बुलाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी मिले, उन्होंने बोला कि उन्होंने लेटर भी दिया कि आप सारे विपक्षी दलों को एक साथ बुलाइए, जो देश के हित में है वो बात करेंगे। अगर कहीं लगता है किसी का रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है तो उसको अपनी आवाज रखना वो स्वाभाविक है। अभी लेटेस्ट खबर ये पढ़ रहा हूँ कि शायद डीएमके भी सपोर्ट नहीं करेगी और शायद इस सत्र में डिलिमिटेशन के बिल नहीं भी आ सकता है। ऐसे भी लेटेस्ट खबर आपके पास भी आई होगी, आपके उसके अंदर ईपी के अंदर आई होगी, उन्होंने बताया होगा। तो आज जो चीज अस्तित्व में नहीं है, लेट द बिल कम इन इट्स फॉर्मेट। क्या लिखा है वो तो पढ़ें, उसके बाद अपनी राय बनाए, क्योंकि आज आपकी डिबेट में तो राय नहीं बनने वाली, राय बनेगी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन हम डिबेट कर सकते हैं। अफेक्टेड स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स अफेक्टेड है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अफेक्टेड है। जी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ विद्यानाथ जी, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। और जहां तक वुमेन रिजर्वेशन का बिल है, वुमेन रिजर्वेशन का बिल 2023 में मंजूर हो चुका है। ठीक, प्रीकर्सर उसने क्या डाला है ये भी आपको पता है। तो अगर 2024 में सरकार चाहती तो 2024 में वुमेन रिजर्वेशन दे सकती थी, लेकिन उन्होंने शायद डिलिमिटेशन के साथ उसको जोड़ने की वजह से शायद वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। लेकिन जो अफेक्टेड पर्सन है, उत्तर प्रदेश अफेक्टेड नहीं है, केरल अफेक्टेड हो सकता है, आंध्र प्रदेश अफेक्टेड हो सकता है, असम हो सकता है, मेघालय हो सकता है। वो अफेक्टेड लोगों की बात तो सुने कम से कम। महाराष्ट्र अफेक्ट होने वाले एरिया मुझे पता है। ठीक है, अब जल्दी से एक बार यश जी, 50-50 यहाँ अभी एनसीपी है ना? वो कह रहे हैं कि प्रवक्ता साहब कह रहे हैं, महेश जी कह रहे हैं कि भाई हम लोग अभी विचार करेंगे। तो इधर भी हो सकता है कि आप लोगों के गठबंधन का एक जो पार्टी है, अलायंस की एक पार्टी, वो भी आप लोगों को कम पड़ जाए और आप इस चक्कर में पड़े हुए कि फोटो देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए। विद्यानाथ जी, एक मिनट कांग्रेस के प्रवक्ता सर एक सेकंड के लिए, यस जी एक मिनट के लिए मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि लेट द बिल बी प्रेजेंटेड। मतलब पॉजिटिव है सर, मैं ये कह रहा हूँ महेश जी, क्या लिखा है, यू आर वेरी पॉजिटिव, योर पार्टी इज पॉजिटिव। I am looking at the bill. Yes, अगर आप यही तो कह रहे हैं ना कि भाई अगर बिल हम लोगों को समझ में आएगा तो हम लोग बिल के साथ जाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि हमको बिल देखना है, उसके बाद मना कर देना है। क्लियर कट। The bill is a representation of country. It is not representing India or it is not representing only महाराष्ट्र। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप ये कह रहे हैं कि हम बिल देखेंगे उसके बाद रिजेक्ट करेंगे, या आप ये कह रहे हैं कि हम बिल देखेंगे उसके बाद तय करेंगे? बिल था, पिछले बिल के अंदर कुछ खामियां थी जो लोकसभा के सदन में उस समय अमित शाह जी को बताई गई थी। वो खामियों को दूर करते हुए क्या वो सुधारित बिल ला रहे हैं, ये तो देखना पड़ेगा ना। तब हम अपनी पूरी बात बोलिए। यस जी बोलिए जी। तो विद्यानाथ जी, एक तो निवेदन है मुझे, मेरी बात बिना रोके सुन लें, उसके बाद आपकी जो भी उसकी काट हो आप करते रहें। हम जो आपने महेश जी से अभी पूछा है उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं कुछ दूसरी बातें करता हूं जो पहले इस पैनल पे हुई। हम उन कानूनों की बात कर रहे हैं जिसके दम पे ये सब हो रहा है। अब महिला बिल जिसमें एक फुटनोट डाल के उसको आगे खींच दिया, फिर जो मुख्यमंत्री और नेताओं के लिए जो बिल आया है कि भाई सजा हुई तो उनको पद से हटना पड़ेगा, तो क्या इसमें वो क्लॉज भी है कि जो खुद को क्लीन चिट देके बैठ जाए उस पर जांच होगी या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर डिलिमिटेशन, अगर हमारे पास सीधा सीधा जनगणना का आंकड़ा ही नहीं है, हम 12-15 साल पुराने आंकड़े के दम पे बैठे हुए हैं, तो डिलिमिटेशन बोलने का मतलब है कि या तो बीजेपी कोई पैरेलल डेटा स्ट्रीम रखे बैठी है जो कि असंवैधानिक है, देश को ना बताना, या फिर ये धुप्पल मार रहे हैं, वो भी असंवैधानिक है, देश के साथ गलत है। और उसके बाद आती है नीति और नंबर की। तो इस देश के हर नागरिक की, आपकी, मेरी, विजय जी की, महेश जी की, इंद्रजीत जी की, सबकी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। हालांकि इस पे कोई केस नहीं कर सकता, लेकिन जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का इस तरीके से मजाक ना उड़ने दें। और वो लोग भी ये याद रखें कि चाहे ये कुछ भी कर लें, समय तो बदलता है। कल को जब ये रोएंगे, और इनके लोग तो रो भी देते हैं संसद में खड़े होके, कल को जब ये रोएंगे तब इनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया को पता है कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और ये देश के साथ धोखा कर रहे हैं। देश की तमाम आर्थिक नीति, विदेश नीति, रक्षा नीति, सब कुछ किसी और के कहने पे, किसी के स्वार्थ पे चल रही है। एक दिक्कत ये है यश जी, फिर आपकी बात कंप्लीट हो गई है। दिक्कत ये है ना कि बात देश की होती है, आप पूरी दुनिया में चले जाते हैं। भाई जब मामला घर का है तो घर में निपटा कीजिए ना।
दुनिया में डुगडुगी बजाने का कोई फायदा थोड़ा ना होता है। मामला हमारे यही तो देश हम भी का कह रहे हैं कि दुनिया में जाके नाचने हमारे यहाँ का कुछ नहीं होता है। दुनिया में मजाक डुगडुगी उड़ रहा है बजाने दुनिया जाएंगे में। कि भाई देखो हमारे देश में, हमारे यहाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है, उसका फायदा नहीं होता है सर। देश की जनता समझदार है, आपको पता है, आप लोग पढ़े लिखे हैं। जी यही मैं कहलवाना चाहता था, दुनिया में डुगडुगी बजाने से कुछ नहीं होता है। नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को दुनिया में जाकर बात करनी पड़ती है, मीटिंग्स लेनी पड़ती है, मिलना पड़ता है। तो अगर आपको नहीं पता है और आपकी पार्टी अगर ये लाइन लेकर चलती है कि भाई प्रधानमंत्री को विदेश नहीं जाना चाहिए, आपकी पार्टी की अगर ये लाइन है कि प्रधानमंत्री को विदेश नहीं जाना चाहिए, विदेश नीति कुछ नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि अभी और इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा। बोलिए राठी जी। फादरलैंड बोलने से कुछ नहीं 10 सेकंड दीजिएगा। आ रहा हूं, आपके पास ही आऊंगा अनुज जी लास्ट में। देखिए दो चीजें अभी थी। मैं इंद्रजीत सिंह जी जो है उनको सुन रहा था। उन्होंने ये कहा कि पार्टी के तोड़ने के मामले में कि अगर कोई अतिथि होता है उसका स्वागत करना होता। ये जो अतिथि है इनको लेने तो आपका गाड़ी नहीं जाती, बुलडोजर लेने जाता है इनको, और ईडी के अधिकारी जाते हैं, सीबीआई के अधिकारी जाते हैं, वो इनका स्वागत सत्कार करते हैं। जब आते हैं तब ये आपके अतिथि और मेहमान बनते हैं। एक बात। दूसरा, भी वन इलेक्शन और वन नेशन पे मैं सुन रहा था। वन नेशन वन इलेक्शन में जो सबसे बड़ा टेक्निकल इशू है वो ये है कि ये रीजनल पार्टी की कॉस्ट पर बनेगा। जो रीजनल इश्यूज होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट जो है उनके सामने, नेशनल इंटरेस्ट देखिए सबका होना चाहिए, लेकिन जो नेशनल इशू है उसके सामने रीजनल इशू दब जाएंगे, क्योंकि रीजनल पार्टी का उदय ही रीजनल इश्यूज को लेकर के होता। ठीक बात। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की दोनों चीजें मिलेंगी। कुछ एडवांटेज भी मिलेगा लेकिन डिसएडवांटेज। एक और चीज है, अगर एक सरकार को आपको गिराना, डिसॉल्व करना, तो आप नहीं कर पाओगे, और करोगे तो क्या वो लंबी चलेगी ऐसे ही, या राष्ट्रपति शासन चलेगा? ये भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अनुज जी बताइए, इन सवालों के जवाब हैं क्या? देखिए विद्या जी, देखिए कि 4 लोग यहाँ पे अपोजिशन के बैठे हैं। इंडिया अलायंस के सुरताल यहीं पे बिगड़ गए। महेश जी कुछ पॉजिटिव होके बात कर रहे हैं, विजय जी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यश जी बिल्कुल डिरेल हो चुके हैं, और विक्रम जी तो इधर से उधर घुमा रहे हैं बातों को। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन में आपको मैं उदाहरण देता हूँ। उड़ीसा में चुनाव हुआ और पूरे देश में चुनाव हुआ। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी चुनाव कई बार जीते और भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर जीते। मैं बिल्कुल नहीं बोला था, बिल्कुल चुप होकर शांत होकर सुन रहा था। आज आपके सांसद कितना मारते सबको पता, पार्लियामेंट के अंदर क्या कौन करता है, चुप होकर सुन लीजिए। दूसरी चीज, 1 से 1.5% का जीडीपी में ग्रोथ होना है। एनके सिंह है, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कहा कई लाखों करोड़ का इसमें बचत होना है। आप देखिए त्रिस्तरीय चुनाव होता है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तीनों चुनाव होता है। एक ही व्यक्ति जाता है, 3 अलग अलग बैलेट लेके जाते हैं और वोटिंग करते हैं। कई बार ऐसे चुनाव हुए, 1967 तक चुनाव देश के अंदर हुआ कि राज्य सरकार और केंद्र की चुनाव साथ में हुई। और अभी कई बार दिल्ली का चुनाव होता था, कई बार आम आदमी पार्टी सरकार बनी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो जनता यहाँ की बड़ी होशियार है, समझदार है। 22,000 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे कमेटीज के अंदर। 47 पार्टी पार्टिसिपेट की, 32 लोगों ने सपोर्ट किया। यस जी, अभी जैसे यहाँ डिस्कशन चल रहा था वन नेशन वन इलेक्शन पे, सबने अपनी बात रखी, तो आप यहां भी ये चाहते थे कि यूनानिमस सब लोग आपका समर्थन कर दें? मतलब लोकतंत्र तो यही है ना कि वो कुछ बोले, हम कुछ बोले, और उसके बाद अच्छी चीज निकल के आए। यही तो बुलडोजर और डंडे का। मतलब अगर हमारे इंडिया अलायंस के भी लोग हैं, यही देखिए इसमें विवाद है। मतलब चाहते क्या है, कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। अलायंस का मतलब क्या? अलायंस का मतलब होता है सब अपने अपने विचार रखेंगे और उसके बाद कंक्लूजन जो होगा वो सबका एक निकले, एक डिसीजन एक ही होगा ना। अभी तो डिस्कशन ही चल रहा है ना, इन्होंने एकदम कहा कि लेकिन अगर अलायंस में ही हम देख रहे हैं कि 4 पैनल पर बैठे हुए, ये तो 4 ही लोग हैं, 4 पैनल पर बैठे हुए लोग 4 तरह के विचार रख रहे हैं, 4 तरह के विचार नहीं है, सबके अपने विचार और लास्ट में एक तरफ जाएंगे। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं राठी जी, बहुत दिन दूर नहीं है, 2 दिन के बाद ही यानी कि 20 तारीख से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का ब्रह्मास्त्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन वापस लौटूंगा कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए नवभारत।